और अब खबरें तफसील से। जिला पुलवामा के कस्बायार इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुए एक एनकाउंटर में जैश मोहम्मद के कमांडर समेत 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जैश का कमांडर यासर परे आईईडी बनाने का माहिर था। वो कुछ बरसों से पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म था। हलाक हुआ दूसरे मिलिटेंट की शनाख्त फुरकान के तौर पर हुई है। वो गैर मुल्की बताया जा रहा है। वो भी कई बरसों से वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म था। कस्बायार के दर्दपुरा मोहल्ले में यह एनकाउंटर आज सुबह उस वक्त शुरू हुआ जब इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक इत्तला पर फौज की 44 आरआर पुलिस और सीआरपीएफ ने मुहासरा किया। इस दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। मिलिटेंटों ने मुहासरा तोड़ने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों मिलिटेंट को हलाक करने में कामयाबी हासिल की। हलाकशुदा मिलिटेंटों के कब्जे से 2 AK-47 राइफलें, UBGL और दीगर गोला बारूद बरामद हुआ। इस बीच आज राजपुरा तहसील में आने वाले कुछ देहात में एहतियात के तौर पर मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल की गई थी। लंबे अरसे से इलाका में एक्टिव थे और बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल थे। यासिर परे जो 2019 में दहशतगर्द बना था, फ़ौज के ख़िलाफ़ एक आईडी लगाई गई थी जिसमें फ़ौज के 2 जवान शहीद हुए थे और कुछ लोग जख्मी हुए थे। उसके बाद भी ये जैश मोहम्मद का आईडी का एक्सपर्ट माना जाता था। इसके अलावा जो इसके साथ पाकिस्तानी दहशतगर्द मारा गया जैश का कमांडर था, वो काफ़ी अरसा पहले बांडीपुर गुरेज के रास्ते से क्रॉस करके पाकिस्तान से आया था, जहाँ पर फुरकान अलियास अली भाई के नाम से जाना जाता था। उसकी भी बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शमूलियत थी। ये दोनों दहशतगर्द पाकिस्तानी और जहाँ का लोकल यासिर परे काफ़ी लंबे अरसे से एक साथ मिलके काम कर रहे थे और 1 दर्जन से ज़्यादा FIR इनके ऊपर लगे हुए थे जो अलग अलग जगहों पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से वाबस्ता थे। मैं समझता हूँ कि जो सिविलियन लोग जो इनकी कार्रवाइयों का शिकार हुए, जो लोग इनका टारगेट बने, वो आज राहत की सांस लेंगे कि ये 2 दहशतगर्द जो लोगों के लिए जलाद की तरह थे, लोगों के लिए मौत का पैगाम लेके आते थे, लोगों को जानो माल का नुकसान पहुंचाते थे, इससे लोगों को निजात मिलेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस ऑपरेशन को बड़े अच्छे तरीके से पुलिस ने और फोर्सेस ने अंजाम दिया। किसी भी तरह का कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है। मैं इसके साथ ये भी कह दूं कि अवाम ने, पब्लिक ने जिस तरीके से बहुत अच्छे से बिहेव किया, अवाम को भी इस बात की शाबाशी है। नहीं तो कई बार ऐसे ऑपरेशन में अगर अवाम फालतू की दखलंदाजी, अनलॉफुल दखलंदाजी करते हैं तो साथ साथ मिलिटेंट के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होती है उसके साथ ऐसे सिविलियन भी कार्रवाई की जद में आते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने बहुत अच्छे से बिहेव किया, पुलिस के साथ, फोर्सेस के साथ ताउन किया। बड़ी खबर इस वक्त की, राजौरी कदल श्रीनगर में फायरिंग का वाकया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। मजीद तफसीलात का इंतजार। राजौरी कदल से श्रीनगर में फायरिंग का वाकया हुआ है। एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। आपको बता दें, श्रीनगर में राजौरी कदल में फायरिंग का वाकया हुआ है और एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि राजौरी कदल की तस्वीरें। श्रीनगर में राजौरी कदल में फायरिंग का वाकया पेश आया है। एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। ये फायरिंग किसने की, ट्रैफिक पुलिस एहलकार कौन है, इसकी तफसीलात का इंतजार है। इस पूरे वाकये को लेकर मजीद तफसीलात का इंतजार है। फिलहाल ये खबर आई है कि श्रीनगर के राजौरी कदल में फायरिंग हुई है जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार जख्मी है। आपको बता दें कि राजौरी कदल श्रीनगर में फायरिंग का वाकया पेश आया है। उसमें एक ट्रैफिक एहलकार के जख्मी होने की खबर है। इस पूरे वाकये की तफसीलात का इंतजार है कि क्या कुछ हुआ है राजौरी कदल श्रीनगर में। फायरिंग की फिलहाल खबर है और इस फायरिंग में
एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार के जख्मी होने की खबर है। और आगे बढ़ेंगे। डीजी पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान नई हिकमत अमली अपना रहा है। पाकिस्तान टीआरएफ नाम का सहारा लेकर मिलिटेंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीआरएफ के खिलाफ काफी कार्रवाइयां अंजाम देकर पाकिस्तान के मंसूबे को नाकाम बनाया है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान के हैंडलर्स और पाकिस्तान की एजेंसीज के इशारे पर एक नाम जो कल तक एक सिर्फ मान लीजिए कि एक मीडिया सोशल मीडिया एंटिटी था जिसको हम टीआरएफ कहते थे, आज टीआरएफ को एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे पेश करने की कोशिश की जा रही है। इस दहशतगर्द तंजीम के अंदर जैश भी, लश्कर भी और लश्कर के जितने भी छोटे मोटे डेरिवेटिव्स हैं, एफिलिएट्स हैं, वो सारे इसके अंदर काम करते हैं। कार्रवाई कोई भी मिलिटेंट आउटफिट करे मगर उसका नाम टीआरएफ के खाते में दिया जाता है, क्योंकि टीआरएफ को पाकिस्तान की एजेंसीज इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही हैं जैसे कि जहां के लोग इस तरह के टेररिस्ट आउटफिट को चलाने में लगे हुए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि जहां के लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम से कम है। जैसे मैंने कहा, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट एजेंसीज़ की है, पाकिस्तान नवाज फोर्सेस की है, जो इस तरह के एलिमेंट जो छोटे बच्चे हैं, जो उनको अभी पूरी समझ नहीं है, उनको वर्गला करके इस तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूं कि जो टीआरएफ के ख़िलाफ़ पिछले 1 महीने के दौरान कार्रवाई हुई है वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब ऑपरेशन श्रीनगर में और श्रीनगर के आसपास हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भद्रवा में आवाम से खिताब करते हुए बीजेपी पर तनकीद की। उमर ने कहा कि लोगों की रजामंदी के बगैर झूठे वादों की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बतौर वजीर आला उनके दौर में श्रीनगर से 40 बंकर हटाए गए थे, लेकिन बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत ने उन बंकर्स को दोबारा नस्ब किया। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद का नाम लिए बगैर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस आर्टिकल 370 पर दोहरा मयार अपना रही है। चलिए, मैं मानता हूं 370 की बात बीजेपी ने अपने मंशूर में की थी, लेकिन यूटी की बात तो किसी ने नहीं की। यूटी की मांग तो लद्दाख के लोगों की थी, और वो भी करगिल नहीं, ले करगिल के लोग तो कश्मीर के साथ रहना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के साथ रहना चाहते थे। यूटी की बात तो ले के बोध करते थे। कश्मीर के लोगों ने यूटी नहीं मांगा, जम्मू के लोगों ने यूटी नहीं मांगा, लेकिन ये यूटी हम पे ठोसा गया। और ठोसने के बाद भी जब हम उनसे पूछते हैं कि ना बताइए ना, इस यूटी का यहाँ के लोगों को क्या फायदा मिला, कौन सा डेवलपमेंट हुआ। कुछ पार्टियों ने ये आदत बनाई हुई है 2-2 आवाजों में बात करने की। कोई एक कहता है कि बस 370 गया, अब इस पे बात ही नहीं करनी। फिर दूसरा मेरे एक तकरीर की जवाब में प्रेस में कहता है कि नहीं ना, 370 तो हमारी विरासत है, हम तो 370 लेके रहेंगे। अब ये कंफ्यूजन क्यों? कम से कम एक बात को लोगों को मानना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में इन चीजों को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम दिल्ली में भी वही। आईन कोई मजहबी किताब नहीं है कि जिसमें कोई तब्दीली न हो सके। मरकजी सरकार की जानिब से 370 को गलत तरीके से हटाने पर उनके साथ इख्तिलाफ है। इन बातों का इजहार सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने किया। उन्होंने पुंछ में कांग्रेस के एक जलसे से खिताब किया। आज़ाद ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने 370 के हवाले से कुछ नहीं किया। आज़ाद ने कहा कि सिर्फ वही 303 बरसों से पार्लियामेंट में इस मामले पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए इस पर बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो लोगों के साथ झूठे वादे करने में यकीन नहीं रखते। आज़ाद ने कहा कि अभी उनके लिए वजारत आला का ओहदा अहम नहीं है, बल्कि अपनी ज़मीन और नौकरियां बचाना और इंतखाबात करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मतभेद हमारा सिर्फ इस सरकार से और नेहरू जी के वक्त में हमारे आईन में, या नेहरू जी तो यहां नहीं थे, बख्शी साहब के वक्त में कुछ आईन में तब्दीलियां आई, सादिक साहब के वक्त में आईन में तब्दीलियां आई, लेकिन वो असेंबली के जरिए आए,
वो असेंबली ने पास की, जो कि हमारे बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई अगर आप आईन में तब्दीली लाओगे तो वो वहां की असेंबली कर दी जाएगी। हमारा इस वक्त की सरकार से जो लड़ाई सब लोगों ने हमने लड़ी, आपने देखा होगा जब 370 को हटा दिया, स्टेट के हिस्से किए, हमने कहा कि मरकजी सरकार को ये इख्तियार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली ला सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए नहीं, गवर्नर रूल के जरिए नहीं। पीडीपी के हवाले से उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर जम्मू कश्मीर में नई सियासी बहस छिड़ गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एनसी की गैर मशरूत हिमायत के बजाय बीजेपी का हाथ थामा, जो 370 हटाने की अहम वजह बना। अगरचे इस हवाले से अभी भी पीडीपी का रद्दमल सामने नहीं आया, तहम बीजेपी और अपनी पार्टी ने अब गुपकार अलायंस के मुस्तकबिल पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि गुपकार अलायंस जल्द ही खत्म होगा। अपनी पार्टी का कहना है कि यह अलायंस जल्दबाजी में हुआ और उनके इख्तिलाफ जल्द ही सामने आने शुरू हो गए थे। कांग्रेस का कहना है कि वो गुपकार अलायंस के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं, मगर वो रियासत का दर्जा बहाल करने और इंतखाबात कराने की अपनी मांगों पर कायम है। जो इकट्ठे होकर के बैठे थे किन्हीं मुद्दों को लेकर के, उनके अपनी ही विचारधारा नहीं मिलती तो आगे कैसे चल पाएंगे। ये साफ जाहिर है कि ये जो गुपकार अलायंस है ये टूट के कगार पर है। तो उसमें खलबली तो मची ही थी। तो आज जाहिर हुआ है कि ये जो पीएचडी बनी थी ये जल्दबाजी में बनी थी, बिना इस सोच विचार के बनी थी, और जो कंपीटिंग आइडियोलॉजीज हैं वो इकट्ठे आने की कोशिश की, वो हो नहीं सकता था। तो मुझे नहीं लगता कि पीएचडी का वजूद अब है। यहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, हम उनके आंतरिक मामलात में कोई कमेंट नहीं करना चाहते, और हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार जो कर रही है, आम लोगों के साथ जो कर रही है, और जो जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक रियासत के साथ किया है, वो बिल्कुल गैर कानूनी और गलत है। और उसका रोष और गुस्सा जो है सब लोगों का है। एक ऐतिहासिक डोगरा रियासत को उन्होंने ख़त्म किया है, तबाह किया है, उसकी पहचान ख़त्म की है। यहाँ पॉलिटिकल अस्थिरता लाई है, इंस्टेबिलिटी है, और हालात बड़े गंभीर हैं, लोग बड़े परेशान हैं, और उस चीज़ का लोगों का हम जो इजाला कैसे और उनकी समस्याओं का यहाँ जल्द रियासत का दर्जा बहाल हो, चुनाव हो। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला को टरबाज यानी बड़ा झूठा करार दिया। मुफ्ती मोहम्मद सईद के हवाले से उमर अब्दुल्ला के बयान पर तबसरा करते हुए लोन ने कहा कि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी जिसने बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाया है। मुफ्ती साहब हैं नहीं जिंदा अपने आप को डिफेंड करने के लिए, लेकिन देखिए क्या बोला उन्होंने। हालांकि उनकी जो बेटी है वो इनकी अलायंस पार्टनर है, तो और ऐसा बोला कि भाई बीजेपी के साथ मुफ्ती साहब ने हाथ मिलाया, जैसे खुद कभी मिलाया नहीं है। वो तो पहले तो बीजेपी को यहाँ लाने वाले उमर साहब ही थे, वो तो दुनिया को मालूम है। और ये हमारे कश्मीरी में एक बात कहते हैं टरबाज। उमर साहब अब इंशाल्लाह कश्मीर के सबसे बड़े टरबाज बन रहे हैं। जो अखा का टार होना अल्लाह ताला दी उनमें भी। अब नया टार है कि अगर हम होते तो क्या करते हैं। हमने आपको 2010 में देखा है, जब आप बच्चों को मार रहे थे, नौजवान बच्चों को, तो यूनियन होम सेक्रेटरी तय करता था कि कर्फ्यू में रिलैक्सेशन कब होगी। आप नहीं देते थे, आपने सब दे दिया था उधर। हमने ये भी आपका देखा कि जब इंटरनल ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया, आपका अलायंस था तब बीजेपी के साथ, उन्हें रिजेक्ट किया। आम राय थी दैट प्रॉपर्टी डिमांड्स आप इस्तीफा देंगे, आपने नहीं दिया, यू स्टक टू पावर। सो अब टरबाज बोलते कि अगर हम क्या करते, 370 को पार्लियामेंट ने लिया, पार्लियामेंट में हटाया है। उसी पार्लियामेंट में जिसमें जब वो लिया गया, इनके जो पार्लियामेंट मेंबर है वो हंस रहे थे तब। नन ऑफ देम डिड एनीथिंग। तब अगर हाँ किसी ने कपड़े फाड़े कुछ किया, वो फयाज मीर साहब यहाँ बैठे इन्होंने किया। सो वो भी हिस्ट्री याद रखेगी। सो ये बोलना कि नहीं जी अब अगर हम होते तो आप क्या करते, कुछ नहीं करते। कभी बोलते हैं वोट डिवीजन, कभी बोलते हैं कुछ। ये जो उमर साहब कल गए इंदरवाल, वहाँ तो नहीं वोट डिवाइड होगा उसका सरूरी साहब का। डोडा में तो नहीं डिवाइड होगा मजीद वानी साहब का। ये क्या वहाँ वोट डिवीजन के लिए बीजेपी ने भेजा है उनको? वरना जिस चुनाव में बीजेपी एक सीट नहीं लेती थी, आज 4 हैं उसके पास बिकॉज ऑफ वोट डिवीजन।
ये कौन कर रहा है वोट डिवीजन? किसने भेजा उनको वोट डिवाइड करने के लिए? वरना है वहां कांग्रेस, जीतने दे उनको। रियलिटी है, अगर वहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगी, कांग्रेस जीत जाएगी। ये वहां तीसरे नंबर पर हर जगह है, लेकिन भेज रहे हैं हर एक को। किसने भेजा है वहां? सज्जाद गनी लोन मानते हैं कि दफा 370 और 35 से दोबारा वापस मिलेंगे। उनका ताहम कहना है कि यह सोचना गलत होगा कि बीजेपी इसे प्लेट में लाकर देगी। Kashmiri and you are a Muslim. Don't equate yourself with farmers. Don't be under any delusions. कोई किसी को परेशानी नहीं है कश्मीरी मुसलमान क्या कह रहा है, आपको गलत ख्याल है। ये जो नया हमने लगाया 370 की डिमांड मर ही नहीं सकती है, याद रखना एक चीज, ये कभी नहीं मरेगी। अगर मैं बोलना बंद कर दूं, उमर साहब बोलना बंद कर दें, ये मरेगी नहीं, ये हमेशा वहां रहेगी। और एक दिन आएगा जो मुझे पूरा यकीन आएगा कि ये खुद आकर लाएंगे, हमारी वकालत की वजह से नहीं। एक ऐसा प्रेशर आ जाएगा कि ये खुद लेकर आएंगे, ये याद रखना मेरी बात। राइट, यू विल ईदर गेट इट इन द पार्लियामेंट और यू विल गेट इट इन द कोर्ट। कोर्ट में वी वर द फर्स्ट पार्टी जो गए, ये तो अब गए हैं। जब हम जेल में ही थे तब हमारे बाहर थे ये अदनान साहब, इनने जाकर पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज में पहले हम गए। वी विल फाइट इट देयर। जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, वी हैव टू कन्विंस द पार्टी। जब तक ये बीजेपी ये तो नहीं देंगे, इसके बाद देखो क्या करता है अल्लाह, कौन सी पार्टी आएगी, ये तो उम्र पर रहेंगे नहीं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।